Hello students, in today's lecture on gravitation for class 11, we shall have discussion on geostationary satellites as well as polar satellites, and also we shall discuss some numerical problems. Geostationary satellites. As you know, satellite is nothing but a heavy celestial body which is revolving around a massive object or a rigid body, you can say. The satellite in a circular orbit around the earth in the equilateral plane with the time period t is equal to 24 are called geostationary और geosynchronous satellite. मतलब ये है कि ये है अर्थ, ये क्या है बेटा, अर्थ है, और अर्थ का ये है इक्वेटर और ये सेंटर, और इसको कहें तो ये है इक्वेटोरियल प्लेन. ये क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन है. दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन. तो सैटेलाइट क्या होता है, इस अर्थ के चारों तरफ घूमता है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है, लेकिन अर्थ के चारों तरफ वो किस तरीके से घूम रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा सैटेलाइट होगा, उससे हमें पता चल पाएगा. देखिए, यदि कोई सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है अराउंड द अर्थ इन इक्वेटोरियल प्लेन, इस इक्वेटोरियल प्लेन के इक्वेटोरियल प्लेन में इस तरीके से यदि कोई सैटेलाइट घूमे, इस तरीके से यदि कोई सैटेलाइट घूम रहा है इक्वेटोरियल प्लेन में, इस तरीके से कोई सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से कोई सैटेलाइट घूम रहा है बेटा, इस तरीके से ये जो डार्क लाइन मैंने बनाई है, ये इस तरीके से कोई सैटेलाइट घूम रहा है. मान लीजिए ये सैटेलाइट है, ये क्या है, सैटेलाइट. ये सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन में यदि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, कौन से प्लेन में, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, यही तो इक्वेटोरियल प्लेन होगा, ठीक है. इक्वेटोरियल प्लेन में अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूमता है, जो एक पूरा चक्कर लगाने में टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में यदि उस सैटेलाइट के द्वारा 24 आवर्स लिए जा रहे हैं, एक रिवोल्यूशन में जो टाइम लगता है आप जानते हैं उसे टाइम पीरियड कहते हैं, इस कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टाइम पीरियड है, ठीक है, एक रिवोल्यूशन में लगने वाला समय. तो यदि कोई सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन में सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है विद टाइम पीरियड 24 आवर्स आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. ये सैटेलाइट क्या कहलाते हैं बेटा, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहलाते हैं. ये जो सैटेलाइट हैं ये अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं विद सेम एंगुलर स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन एज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस. अर्थ कहां से कहां रोटेशन में है, वेस्ट टू ईस्ट है, ये इधर वेस्ट होता है इधर ईस्ट होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर. अपने एक्सिस पर अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेशन में है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है अर्थ का. और जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट भी अर्थ के चारों तरफ उसी सेंस में घूमता है इक्वेटोरियल प्लेन में. जैसे अर्थ रोटेशन में है, अर्थ का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, तो सैटेलाइट भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में होगा और उसी एंगुलर स्पीड से होगा जितनी एंगुलर स्पीड अर्थ की है, ठीक है. यानी सैटेलाइट की जो एंगुलर स्पीड होगी, यदि मैं एंगुलर स्पीड को ओमेगा लिखता हूं, तो सैटेलाइट की कौन सा सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो एंगुलर स्पीड होगी वो अर्थ की एंगुलर स्पीड के बराबर होती है और उसी सेंस में रोटेट करता है, उसी सेंस में रिवोल्यूशन करता है, उसी सेंस में ये सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा अर्थ के चारों तरफ जिस सेंस में अर्थ रोटेशन करती है. अर्थ का रोटेशन कहां से कहां होता है, वेस्ट से ईस्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है. तो सैटेलाइट भी कैसे रोटेट करेगा, अर्थ के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन में होगा. जैसे मैं यहां पर आपको कुछ समझाने का प्रयास करता हूं. मान लेता हूं कि ये जो मैंने ढक्कन यहां पर रखा है, ये एक ढक्कन है बोतल का, ये आपको दिखाई दे रहा होगा. इसके अपर सरफेस को आप मान लीजिए, ये मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए कि ये अर्थ है, ये क्या है,
अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ इसका इक्वेटोरियल प्लेन कैसे होगा, ऐसे होगा, इक्वेटोरियल प्लेन ऐसा होगा, ठीक है, जो इस इक्वेटर के चारों तरफ होगा, इक्वेटर के चारों तरफ इस तरीके से। तो कोई सैटेलाइट यदि ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है इक्वेटोरियल प्लेन में, और अर्थ रोटेट कैसे कर रही है, ये जो अर्थ है इस तरीके से रोटेशन में, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, वेस्ट टू ईस्ट है इस तरीके से, और सैटेलाइट भी इसी तरीके से घूमे, उसी एंगुलर स्पीड से घूमे जिस एंगुलर स्पीड से अर्थ घूम रही है, तो उस केस में उस सैटेलाइट को हम क्या कहेंगे, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहेंगे। अब जो इस तरीके का जो सैटेलाइट होगा बेटा, जैसे ये अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ये सैटेलाइट जियो स्टेशनरी, और देखिए जियो स्टेशनरी क्यों बोला गया इसको, जियो स्टेशनरी क्यों बोला गया, क्योंकि जब जिस तरफ अर्थ का रोटेशन है, यदि सैटेलाइट भी उसी डायरेक्शन में रिवॉल्यूशन करे, तो उस केस में अर्थ पर जो ऑब्जर्वर होगा अर्थ पर, उसको वो सैटेलाइट कैसा दिखाई देगा, एक ही जगह दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि सैटेलाइट एक ही जगह रुका हुआ है या नहीं, स्टेशनरी पोजीशन में सैटेलाइट दिखाई देगा। इसलिए इस सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। जियो सिंक्रोनस क्यों कहते हैं, जियो सिंक्रोनस इसलिए कहते हैं कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये वाले सैटेलाइट अर्थ के किसी एक ही पॉइंट पर फोकस करते हैं, एक ही जगह फोकस करते हैं, और उस जगह की पूरी इमेज 24 आवर्स जो है कैप्चर करते रहते हैं। तो अर्थ के रोटेशन के साथ, क्योंकि अर्थ भी घूम रही है, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेशन में है, वेस्ट टू ईस्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी उसी सेंस में रोटेट कर रहा है, तो अर्थ से देखने पर वो स्टेशनरी दिखाई देगा। और दूसरा, उसका जो फोकस होगा वो केवल एक पोर्शन पर होगा, अर्थ के किसी एक हिस्से पर उसका फोकस होगा। और ये जो सैटेलाइट होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये अर्थ पर जो भी ऑब्जर्वर होगा उसको वो स्टेशनरी दिखाई देंगे, इसलिए जियो स्टेशनरी। और जियो सिंक्रोनस इसलिए क्योंकि ये अर्थ के साथ साथ जिस तरीके से अर्थ रोटेशन में है, उसी सेंस में ये सैटेलाइट भी अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं, यानी इनमें आपस में क्या है, सिंक्रोनिज्म है, यानी सिंक्रोनस, इसी को हम कहेंगे जियो सिंक्रोनस, क्योंकि ये केवल और केवल एक पोर्शन पर हमेशा फोकस होते हैं, और ये हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स होते हैं। ये लगभग 36,000 किलोमीटर हाइट पर होते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। 36,000 किलोमीटर, सोच के देखिए कितना बड़ा वैल्यू है, 36,000 किलोमीटर सरफेस ऑफ अर्थ से। और जो रेडियस होता है इन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का, वो लगभग होता है, मैं आपको बताऊं, देखिए सैटेलाइट, ये जो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं, ये हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट कहलाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइट पर होते हैं। लगभग कितनी हाइट पर होते हैं, 36,000 किलोमीटर की हाइट पर होते हैं। और इनके जो ऑर्बिट का रेडियस है, ये कहलाता है इसका ऑर्बिट, ये जो है रास्ता, ये ऑर्बिट कहलाता है। इस ऑर्बिट का यदि यहां से इसका सेंटर, देखिए सैटेलाइट का जो ऑर्बिट होगा और अर्थ का जो सेंटर होगा वो एक ही जगह तो होगा, जितने भी ऑर्बिट होंगे इसके चारों तरफ उनका सेंटर तो यही होगा, कॉसेंट्रिक होते हैं, ठीक है। तो यहां से इस ऑर्बिट का जो ये डिस्टेंस होगा, यानी रेडियस ऑफ ऑर्बिट, किसका, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितना होता है, लगभग 42,350 किलोमीटर। सोच के देखिए, 42,350 किलोमीटर यानी 84,700 किलोमीटर लगभग इसका डायमीटर होता है। 42,350 किलोमीटर का डबल कर लीजिए तो 84,700 किलोमीटर डायमीटर होता है, किसका, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऑर्बिट का। और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, इनके इस ऑर्बिट में घूमने की जो वेलोसिटी होती है अप्रोक्सीमेटली 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड है। अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड है, यहां लिख देते हैं 3.1 भी लिख सकते हैं इसे, 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। और देखिए इनको पार्किंग ऑर्बिट भी कहा जाता है। इन सैटेलाइट्स की जो ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की ऑर्बिट, इनको हम पार्किंग ऑर्बिट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट स्टेशनरी कंडीशन में हमें दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, स्टेशनरी, तो ऐसे लगता है कि जैसे सैटेलाइट को यहाँ पर पार्क किया हुआ है, इसलिए इस ऑर्बिट को पार्किंग ऑर्बिट के नाम से भी जाना जाता है। इन सैटेलाइट्स का यूज कम्युनिकेशन में होता है,
इन सैटेलाइट्स का यूज कहाँ होता है बेटा? कम्युनिकेशन में होता है, वेदर फोरकास्टिंग में होता है, कम्युनिकेशन में होता है एज वेल एज वेदर फोरकास्टिंग में होता है। तो उम्मीद है आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का मीनिंग समझ में आया होगा। क्यों हम इसे जियो स्टेशनरी कहते हैं और क्यों हम इसे जियो सिंक्रोनस कहते हैं, ये बात भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर की। चलिए ध्यान रखिएगा, ये हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन और वेदर फोरकास्टिंग इनका मेन यूज है, ठीक है। और इनका जो ऑर्बिट है वो पार्किंग ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। अब हम सेकंड कैटेगरी पर चलेंगे, पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बेटा, एक सैटेलाइट, देखिए वापस हम अर्थ का एग्जांपल ले लेते हैं। ये है हमारी प्यारी अर्थ, ठीक है, और ये है इसका इक्वेटर, ये है इक्वेटर, और यहाँ होता है नॉर्थ प्लेन पोल और यहाँ होता है साउथ पोल। ये पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल, और ये हमने इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और ये आप जानते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेशन में है। तो यदि कोई सैटेलाइट इस तरीके से पोल्स के चारों तरफ घूमे, है ना, नॉर्थ और साउथ पोल के चारों तरफ इस तरीके से घूमे कोई सैटेलाइट, इस तरीके से घूमे, इस तरीके से यदि कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो वो पोलर सैटेलाइट कहलाता है। यानी पोलर लाइन के चारों तरफ यदि घूमता है इस तरीके से, अभी ये इक्वेटोरियल प्लेन में नहीं है, ये है नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल, ये है साउथ पोल। तो यदि कोई सैटेलाइट इस तरीके से घूमता है, यदि कोई सैटेलाइट इस तरीके से घूमता है तो वो पोलर सैटेलाइट कहलाता है, ठीक है। तो ये पोलर सैटेलाइट का मैंने आपको बताया, पोलर सैटेलाइट जो है लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट होते हैं, ये अर्थ से ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं होते, ये अर्थ से मात्र 500 टू 800 किलोमीटर की हाइट पर होते हैं। ये जो सैटेलाइट हैं अर्थ से लगभग 500 टू 800 किलोमीटर की हाइट पर होते हैं। और जो इनका पोलर, और ये जो ऑर्बिट है जिस रास्ते पर ये घूमते हैं, ठीक है, ये जो ऑर्बिट है पोलर सैटेलाइट्स का, इसे हम पोलर ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर ऑर्बिट। और ये जो पोलर ऑर्बिट है इस इक्वेटोरियल प्लेन के साथ, ये जो इक्वेटोरियल प्लेन था, ये वाला प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है ये इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन, ये इक्वेटोरियल प्लेन है। और ये है आपका पोलर ऑर्बिट, ये क्या है? पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट इक्वेटोरियल प्लेन के साथ, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ध्यान रखिए, बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि ये तो है इस तरीके से और वो है इस तरीके से, तो उस केस में 90 डिग्री एंगल बनेगा ही दोनों के बीच। पोलर ऑर्बिट और इक्वेटोरियल प्लेन के बीच 90 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। और पोलर सैटेलाइट लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट होते हैं, ये लगभग 500 से 800 किलोमीटर की हाइट पर होते हैं अर्थ सरफेस से। और जो पोलर सैटेलाइट हैं, ये जो पोलर सैटेलाइट हैं, एक पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में अर्थ का, अबाउट द अर्थ, ये टाइम लेते हैं लगभग 100 मिनट का। कितना टाइम लेते हैं? लगभग 100 मिनट का। डिपेंड करेगा कि इसकी अर्थ सरफेस से हाइट कितनी है, ये हाइट के अकॉर्डिंग इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट होगा। तो टाइम नॉर्मली जनरली जो टाइम लिया जाता है इस पोलर सैटेलाइट के द्वारा उसके अपने ऑर्बिट में घूमने में, एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 100 मिनट का समय लगता है। 100 मिनट का मतलब 1.5 घंटे का लगभग समय लगता है, 1.5 घंटे का लगभग समय लगता है। 1.5 घंटे से ज्यादा लगा लीजिए, 10 मिनट ज्यादा है, ठीक है। तो 100 मिनट का समय लगता है, यानी टाइम पीरियड इनका 100 मिनट है। और जबकि उनका टाइम पीरियड कितना था, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का 24 आवर्स। जितना टाइम पीरियड अर्थ का अपने एक्सिस पर रोटेशन का होता है उतना ही जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है एक पूरा चक्कर लगाने का। लेकिन पोलर सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो 100 मिनट है, 100 मिनट है। इसकी जो ऑर्बिट है ये स्पेस के अंदर फिक्स है, स्पेस के अंदर है, स्पेस के अंदर फिक्स है। लेकिन अर्थ के रोटेशन के कारण, अर्थ कहां से कहां रोटेट कर रहा है? वेस्ट से ईस्ट में। इसलिए सैटेलाइट कभी भी, ये सैटेलाइट जो होते हैं पोलर सैटेलाइट, कभी भी एक पॉइंट पर फोकस नहीं कर सकते, कभी भी एक पॉइंट पर फोकस नहीं कर सकते, एक पॉइंट पर कभी भी फोकस नहीं कर सकते। ये क्या करते हैं? सक्सेसिव रिवोल्यूशंस में ये डिफरेंट प्लेसेस से पास होते हैं, सक्सेसिव रिवोल्यूशंस में ये डिफरेंट प्लेसेस से पास होते हैं। मान लीजिए ये सैटेलाइट है, तो ये क्या करेगा? एक बार में अर्थ का, एक बार में यदि हम देखें तो अर्थ के
इस हिस्से का फोटोग्राफ लेगा, फिर ये घूमता रहेगा, अगले टाइम में ये इस हिस्से का P2 पॉइंट का फोटोग्राफ लेगा, फिर अगले टाइम पर ये P3 हिस्से का फोटोग्राफ लेगा। इस तरीके से एक कंप्लीट रोटेशन में ये जो सैटेलाइट होते हैं, पोलर सैटेलाइट, ये पूरी की पूरी अर्थ को स्कैन कर लेते हैं, पूरी की पूरी अर्थ को स्कैन कर लेते हैं। तो देखिए, पोलर सैटेलाइट्स जो है एक जगह फिक्स नहीं होते, एक जगह का फोटोग्राफ नहीं लेते, जबकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो एक ही जगह पर फोकस होते हैं। लेकिन पोलर सैटेलाइट्स जो है अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स का फोटोग्राफ कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। तो सक्सेसिव रिवोल्यूशंस में, पहले रिवोल्यूशन में यदि यहाँ फोकस है तो सेकंड में यहाँ होगा, थर्ड में यहाँ होगा, इस तरीके से ये पूरा एरिया कवर कर लेते हैं। एक लगभग 24 घंटे में एक पूरा एरिया कवर कर लेते हैं। और ये अर्थ के एंटायर एरिया को, सरफेस के एंटायर एरिया को, अर्थ सरफेस के एंटायर एरिया को स्कैन कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि पोलर सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में भेजना है तो हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी चाहिए एज कंपेयर टू हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के कंपैरिजन में। यदि इनके ऑर्बिट में भेजने की बात करें तो पोलर सैटेलाइट को भेजने के लिए हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इसका मतलब हमें ज्यादा कॉस्टली पड़ता है पोलर सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में भेजने के लिए। इंडिया जो हमारा कंट्री है, वी शुड प्राउड ऑफ आवर कंट्री एज वेल एज इसरो, कि इन्होंने बहुत सारे सैटेलाइट्स जो है पोलर ऑर्बिट में भेज दिए हैं यूजिंग लॉन्चिंग व्हीकल PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसके जो यूजेज हैं पोलर सैटेलाइट के, क्लाउड्स की इमेज लेना, एटमॉस्फेरिक डेटा को इकट्ठा करना, रिमोट सेंसिंग में, मीटरोलॉजी में, एनवायरमेंटल स्टडीज में भी इनका यूज होता है। तो ये है पोलर सैटेलाइट। और ये जो पूरी कहानी मैंने बोली है ये बच्चों यहाँ पर मैंने लिख दी है, यहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो देख लीजिए एक बार फिर से क्विकली। ए सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट above the north and south poles of the earth is called polar satellite. A polar orbit is that orbit whose angle of inclination with equatorial plane is 90 degree. The polar satellite are low altitude satellites and their height is approximately 500 to 800 km from the surface of earth. The polar satellites completes one revolution about the earth with a period of 100 minutes. This is the time period of polar satellites depending on its height above the earth's surface. Its orbit is fixed in space, but because of rotation of the earth from west to east, the satellite does not always move over the same point on the earth. In successive revolutions, it passes over the successive places P1, P2, P3, etc. as shown in the figure. Thus, over a period of 24 hours, it scans द एंटायर एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये है पोलर सैटेलाइट जिनके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको पोलर सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अब एक कंडीशन और बचती है, वेटलेसनेस की कंडीशन। वेटलेसनेस की कंडीशन आप जानते होंगे। वेटलेसनेस, यहां पर हम बात कर लेते हैं पहले वेट की। वेट क्या होता है? यदि हम मास को एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें, यदि हम मास को एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें तो इसे हम कहते हैं वेट। क्या कहते हैं? वेट। ठीक है। और देखिए, जब वेट की यदि हम बात कर रहे हैं तो वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज नथिंग बट इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स विद विच दिस ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट it is the force with which that object attracts towards the center of earth। यानी जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं? उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। ठीक है। जैसे ये अर्थ सरफेस है आपकी, ये अर्थ सरफेस है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका वेट क्या होगा? मास तो m है, तो वेट क्या होगा? यदि हम इसको g से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जिस फोर्स के साथ ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है वो कौन सा फोर्स है? Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और वो किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जब हम मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, वेट आ जाता है। इसी को ही तो हम डब्ल्यू कहते हैं, वेट कहते हैं, जिसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ये कहलाता है वेट। लेकिन जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है अर्थ के रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, जैसा ऊपर एग्जांपल लिया वैसे ही ले लेता हूं, और ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका मास m है और ये एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यदि अर्थ के रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में ये जो ऑब्जेक्ट है यदि ये रेस्ट में है, स्टेशनरी है, ये ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। जब ऑब्जेक्ट अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी होता है तो उस समय जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा, उस समय जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, उसका स्टैटिक और ट्रू वेट कहलाएगा। ये वेट क्या कहलाएगा, स्टैटिक और ट्रू वेट कहलाएगा। स्टैटिक कहो या फिर ट्रू कहो, ठीक है, स्टैटिक और ट्रू वेट कहलाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है। आप जानते हैं अर्थ सरफेस पर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो अर्थ के रेस्पेक्ट में तो स्टेशनरी होंगे, तो अर्थ सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो उसका स्टैटिक या ट्रू वेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रू वेट कहलाएगा। आप देखिए किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर, जब किसी पर्टिकुलर पोजीशन की हम बात करते हैं तो दो ग्रेविटेशनल पुल, यदि देखिए ये कोई पर्टिकुलर पोजीशन है, ये कोई पर्टिकुलर पोजीशन है और यदि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर दो ग्रेविटेशनल पुल जो है इसको इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन से अट्रैक्ट करें तो उस केस में इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है या नहीं। तो जीरो ग्रेविटी का मतलब क्या है, जीरो ग्रेविटी का मतलब क्या है कि वो पॉइंट जहां पर इक्वल एंड अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं वो पॉइंट जीरो ग्रेविटी पॉइंट कहलाएगा। और देखिए कैसे, जब आप किसी लिफ्ट में होते हैं, मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं। लिफ्ट में जब होते हैं तो ये लिफ्ट मान लीजिए नीचे की तरफ फ्रीली फॉल हो रही है, फ्रीली फॉल, ठीक है, फ्री फॉल में है लिफ्ट, कौन, लिफ्ट। तो उस केस में इसके नीचे जितना फोर्स लगेगा, जितना फोर्स नीचे लगेगा, इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या होगा, डर महसूस होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ इसमें जितना फोर्स लग रहा है उतना की उतना नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, यानी जितना ग्रेविटेशनल पुल नीचे है उतना की उतना फोर्स ऊपर है। तो यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब ग्रेविटी, इसको कहते हैं हम, जहां जी की वैल्यू जीरो हो जाती है उसे कहते हैं जीरो ग्रेविटी, और जहां जीरो ग्रेविटी की बात होती है वहां वेट क्या हो जाएगा बेटा, एम जी के अकॉर्डिंग वेट का वैल्यू हो जाएगा जीरो। और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वेटलेसनेस, भारहीनता, वेटलेसनेस। ये और भी किसी सिचुएशन में आप ऑब्जर्व करते होंगे, जैसे कोई ये बॉल है, ये बॉल जब फ्री फॉल में होती है, जब ये बॉल फ्री फॉल में होती है, ये बॉल है, ये दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एग्जाम्पल 2, और ये एग्जाम्पल 1 था। एग्जाम्पल 2 में एक बॉल है, बॉल जो है फ्री फॉल में है, और जब बॉल फ्री फॉल में होती है, बॉल हो या कोई और ऑब्जेक्ट हो, जब वो फ्री फॉल में होती है तो जितना फोर्स एफ जी नीचे की तरफ लगेगा उतना की उतना अप थ्रस्ट ऊपर की तरफ लग सकता है या नहीं। एयर वगैरह इस पर फोर्स लगाएंगी तो ऊपर की तरफ भी उतना ही फोर्स लगेगा। तो उस केस में ये जीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगी, क्या एक्सपीरियंस करेगी, जीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगी, और उस केस में जो वेट है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये वेटलेसनेस की कंडीशन फ्री फॉल के अंदर भी आती है। और जब कोई सैटेलाइट उसके ऑर्बिट में घूमता है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ किसी ऑर्बिट में, मान लीजिए ये ऑर्बिट है, ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है और ये ऑर्बिट है। जब कोई सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमता है, जब कोई सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमता है तो उस समय भी जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ध्यान रखिए, जब भी कोई सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमता है तो जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसलिए यहां पर भी वेटलेसनेस की कंडीशन होती है, यहां पर भी वेटलेसनेस की कंडीशन होती है। आप जानते हैं जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से व्यक्ति बाहर आता है तो वो एस्ट्रोनॉट अपने आप को उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक पतली सी रस्सी से बांधे हुए रखता है, क्योंकि वहां भी बाहर क्या है, जी की वैल्यू जीरो है, जीरो ग्रेविटी है, और जीरो ग्रेविटी के कारण वहां पर वेटलेसनेस की कंडीशन आती है। तो ये बात हुई वेटलेसनेस की। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आई होगी।
चलिए आगे हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये लिया है बुक से, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, लेट द स्पीड ऑफ प्लानट एट द पेरिहीलियन पी इन द फिगर। एक फिगर आपको गिवन है, फिगर क्या गिवन है देखिए, इस टाइप का एक फिगर आपको गिवन है इस टाइप से, ठीक है। और इसमें ये एक ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है, ठीक है। यहां पर है सन, यहां पर कौन है, सन, सूरज, ये सन है, ये कौन है, सन है, ठीक है। यहां पर है सन महोदय, ठीक है। तो ये सन और सन से ये जो डिस्टेंस है ये पी पॉइंट नाम दे देता हूं और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए। इस पॉइंट को क्या नाम दे देता हूं, ए। और इस पॉइंट को बी नाम दे दिया है इन्होंने और इस पॉइंट को सी नाम दे दिया है। और यहां से पी ए की जो वैल्यू है, पी ए की जो वैल्यू है, पी ए, ये पी ए यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये कह रहे हैं कि 2a है, ये 2a है। और पी बी सॉरी बी सी ये वाला जो डिस्टेंस है वी सी, ये कह रहे हैं ये 2b है, ये क्या है 2b, ठीक है। अब ये सेमी मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है, ठीक है। और ये पेरीहीलियन है और ये एपीहीलियन है, एपहीलियन है ये और ये पेरहीलियन है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, लेट द स्पीड ऑफ प्लैनेट एट द पेरीहीलियन पी, ये पेरीहीलियन है पी और ये डिस्टेंस पेरीजी है। सन से इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है ये पेरीजी कहलाता है और सन से इस एपहीलियन का जो डिस्टेंस है वो अपोजी कहलाता है। आप जानते हैं, मैंने आपको थ्योरी में बताया था, सन से एपीहीलियन का जो डिस्टेंस है वो अपोजी कहलाता है और सन से पेरीहीलियन का जो डिस्टेंस है वो पेरीजी कहलाता है। और ये पेरहीलियन है, ये क्या है, पेरहीलियन है, ठीक है। पेरीहीलियन और ये एपहीलियन है, ये एपीहीलियन है, दूर वाला, अवे, एक और अवे। और पी से पास ऐसे याद रख सकते हो, पी का मतलब पास में पेरीहीलियन और ए का मतलब अवे, ठीक है। तो वो हो गया एपहीलियन, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो कह रहा है कि द स्पीड ऑफ प्लैनेट एट द पेरीहीलियन पी इन द फिगर बी वीपी। यहां पर जो स्पीड है प्लैनेट की वो कितनी है, वीपी है, ठीक है। एंड द सन प्लैनेट डिस्टेंस, सन और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है एसपी, एसपी के लिए कह रहा है ये, एसपी कितना दे रखा है, ये आरपी दे रखा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आरपी कह रहा है ये क्वेश्चन में। रिलेट आरपी वीपी, आरपी वीपी को रिलेट कीजिए किसके साथ, आर ए बी ए के साथ, आर ए बी ए के साथ। ये तो पेरीहीलियन के कोऑर्डिनेट्स हो गए और ये एपीहीलियन के कोऑर्डिनेट्स हो गए। आर ए बी ए के साथ आर पी वी पी को रिलेट करना है और दूसरा ये भी बताना है कि क्या प्लैनेट इक्वल टाइम लेगा बी ए सी और सी पी बी को ट्रेवर्स करने में, बी ए सी इस डिस्टेंस को ट्रेवर्स करने में, और एक डिस्टेंस है ये बी पी सी या सी पी बी, इस डिस्टेंस को ट्रेवर्स करने में और इस डिस्टेंस को ट्रेवर्स करने में क्या प्लैनेट इक्वल टाइम लेगा। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए देखिए, जो एंगुलर मोमेंटम होता है कहां पर, पॉइंट पी पर, हमें देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि जो प्लैनेट है वो चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, चारों तरफ घूम रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम की यहां पर बात होगी और एंगुलर मोमेंटम की बात होगी तो एट पेरीहीलियन, एट पेरीहीलियन, पेरीहीलियन पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम एल पी, ये होगा। एल पी की वैल्यू किसके बराबर होगी, एल, एंगुलर मोमेंटम आप शायद जानते होंगे, एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है रोटेशन वाले चैप्टर में। इसको स्केलर फॉर्म में लिखें तो पी की जगह एम बी लिखें तो एम बी आर लिख सकते हैं इसको, है या नहीं, याद आ रहा होगा आपको। तो एल पी बराबर क्या हो जाएगा, एल पी बराबर मास ऑफ पेरीहीलियन, ठीक है, सैटेलाइट का पेरीहीलियन पर मास, मास ऑफ सैटेलाइट एट पेरीहीलियन, और डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सन, ये डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सन आरपी, और वीपी इज द स्पीड ऑफ सैटेलाइट एट पेरीहीलियन, ठीक है।
ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। कहां पर? पॉइंट पी पर। पॉइंट पी पर एंगुलर मोमेंटम हमने सैटेलाइट का निकाला। अब देखिए देखिए जो एपीहीलियन है, एपीहीलियन इस पॉइंट पर क्या सिचुएशन होगी? एपीहीलियन पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम यदि हम निकालें, एंगुलर मोमेंटम एपीहीलियन पर, तो ये सिंपली एल ए आ जाएगा। और एल ए किसके बराबर होगा? मास ऑफ सैटेलाइट एट एपीहीलियन डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सन। ये जो डिस्टेंस है एस ए क्या है? ये है आर ए। ये क्या है? आर ए। तो ये आर ए और वेलोसिटी क्या है? एपीलियन पर मान लेते हैं वी ए है। कितना है? वी ए। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, आप ये जानते हैं। सो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का लॉ लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब भी रोटेशन होता है, यानी जब भी रिवोल्यूशन होता है, तो उस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लागू होता है। यानी एंगुलर मोमेंटम इनिशियल वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम फाइनल वैल्यू के बराबर होता है। यानी ये पेरीहिलियन पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एपीहिलियन पर एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। तो यहां से इस एलपी की वैल्यू रखें, ये है एलपी की वैल्यू, और यहां पर यदि हम रखें वैल्यू एपीहिलियन पर, तो ये वैल्यू है वी ए। ठीक है? यानी अब देखिए मास तो वही रहने वाला है, मास जो होगा, मास तो वही रहने वाला है, क्योंकि सैटेलाइट का मास थोड़ी ना बदल जाएगा, मास तो वही रहेगा सैटेलाइट का, ये वही रहेगा ना। तो उस केस में आर पी वी पी बराबर किसके आ जाएगा? आर ए वी ए। ठीक है भाई, सैटेलाइट किसी भी जगह चला जाए, पेरीहिलियन पर हो चाहे एपीहिलियन पर हो, मास तो वही रहने वाला है सैटेलाइट का। तो उस केस में एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। जब एम से मान लीजिए इसको एम के बराबर ले लेते हैं, तो उस केस में आप क्या लिखोगे? एम आर पी वी पी इज इक्वल टू एम ए, एम को तो एम ए को एम लिख दिया है, आर ए वी ए इस तरीके से लिखा है आपने, और एम से एम कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। और यहां से आप निकाल सकते हैं Vp अपॉन वी ए, ये जो रेशो आएगा ये बराबर किसके आ जाएगा? आर ए अपॉन आर पी के बराबर आ जाएगा। अब देखिए कौन सी डिस्टेंस ज्यादा है, कौन सी डिस्टेंस ज्यादा है? ऑब्वियसली ये एपीहिलियन की डिस्टेंस ज्यादा है, आर ए ज्यादा है किससे? पेरहिलियन से। देखिए जरा, ये आर ए है और ये आर पी है, तो आर ए इज ग्रेटर देन आर पी। तो आर ए इज ग्रेटर देन आर पी है, तो वेलोसिटी कहाँ ज्यादा होगी? अब आर ए ज्यादा है और आर पी कम है, तो आर पी कम है तो वीपी तो जो है क्या हो जाएगा? आर पी कम है तो वीपी ज्यादा हो जाएगा, बीपी ज्यादा हो जाएगा, यानी पेरिहिलियन पर वेलोसिटी ज्यादा होगी। पेरिहिलियन पर वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, और एपीहिलियन पर वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि आर ए की वैल्यू ज्यादा है। इनवर्स रिलेशन है वेलोसिटी और ये जो पेरिजी अपोजी में, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट और पेरिजी और अपोजी यानी जो डिस्टेंस होती है उनमें इनवर्स रिलेशन है। तो जब आर ए ग्रेटर देन आर पी है, तो बीपी ग्रेटर देन होगा वी ए से। आर पी कम है तो वीपी ज्यादा होगा। ठीक है, ये एक बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, अब बात, एक तो ये बात समझ में आ गई होगी, रिलेशन हमने निकाल लिया, आर ए बी पी, आर ए वी ए, आर ए वी ए, आर पी वी पी, इसमें रिलेशन तो ये आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि क्या प्लैनेट को इक्वल टाइम लगेगा बी ए सी डिस्टेंस को कवर करने में, और ये सी पी वी इस यहां से यहां तक ट्रेवर्स करने में, और बी ए सी यहां से यहां तक ट्रेवर्स करने में, इस तरीके से क्या यहां से यहां तक का समय यहां से यहां तक के समय के बराबर होगा सैटेलाइट के द्वारा जो समय लगेगा? अब देखिए यहां पर जो एस बी ए सी है, ये एस है, ये बी है, ये ए है और ये सी है। ठीक है, यानी एस बी ए सी, जो एस बी ए सी है, एस बी ए सी यदि मैं इस पॉइंट को इस तरीके से यहां से इस तरीके से कनेक्ट कर दूं, तो ये पॉइंट, ये वाला एरिया बचेगा एस बी ए सी। इस वाले एरिया की बात हो रही है बेटा, यदि मैं पेंसिल से इसको शेडेड कर दूं, एस बी और एस सी को मिला दिया मैंने, और इसको ये पेंसिल से ये लीजिए शेडिंग कर दिया, इस वाले एरिया की बात हो रही है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है एस बी ए सी, एस बी ए सी जो एरिया है ये एलिप्स के द्वारा बाउंड है, और जो रेडियस वेक्टर्स हैं ये रेडियस वेक्टर हैं एस बी और एस पी एस सी।
एस बी एक रेडियस है और एस सी एक रेडियस है, ठीक है। ये लार्जर देन है, किससे लार्जर देन है? एस बी पी से। एस बी पी सी, ये जो अनशेडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो अनशेडेड पोर्शन आपको व्हाइट कलर में ये दिखाई दे रहा है, ये एस बी पी सी से बड़ा है। कौन? एस बी ए सी। एस बी ए सी बड़ा है। तो केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है? केपलर सेकंड लॉ कहता है कि इक्वल एरियाज आर स्वेप्ट इन इक्वल टाइम। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट होते हैं, इसलिए प्लानेट जो है कहाँ ज्यादा टाइम लेगा? इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, यानी इस पूरे एरिया को ट्रेवर्स करने में और इस पूरे एरिया को ट्रेवर्स करने में इक्वल टाइम लगेगा। तो ये एरिया तो ज्यादा है, ये एरिया ज्यादा है या नहीं? तो प्लानेट लॉन्गर टाइम कहाँ लेगा? बी ए सी को कवर करने में, यहां से यहां तक आने में ज्यादा समय लेगा और सी पी बी यहां तक जाने में कम समय लेगा, है या नहीं? समझ में आया? देखिए ये है सन, और सन से इस बी को मिला दिया, सन से सी को मिला दिया, ये एरिया है। और ये एक एरिया ये वाला बच गया, ये है इलिप्स, ठीक है। इलिप्स का ये जो एरिया है एस बी ए सी, जो मैंने शेडेड किया है, ये ज्यादा है। एस बी ए सी, देखिए यहीं पर मैं आपको बताऊं तो जो एरिया है, एरिया एस बी ए सी, ये ग्रेटर देन है किससे? एस बी पी सी, इससे बड़ा है। एस बी पी सी कौन सा है? ये व्हाइट वाला पोर्शन जो बच गया बिना शेडिंग के, ठीक है, इससे बड़ा है। अब केपलर लॉ ये कहता है कि जो केपलर लॉ क्या कहता है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट होता है। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट होता है। तो यहाँ तो एरिया इक्वल है ही नहीं, इसका मतलब टाइम अलग अलग लग रहा होगा। अब एरिया ज्यादा कहाँ है? यहाँ ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ टाइम ज्यादा लग रहा होगा। भाई केपलर लॉ क्या कहता है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट होता है या नहीं? इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट होता है। लेकिन यहाँ तो ये एरिया ज्यादा है और ये एरिया कम है, इसका मतलब इस एरिया को स्वेप्ट करने में ज्यादा समय लग रहा होगा। तो ऑब्वियसली जब ये एरिया को स्वेप्ट करने में ज्यादा समय लग रहा है तो बी ए सी को ट्रेवल करने में सी पी बी को ट्रेवल करने की तुलना में ज्यादा समय लगेगा। तो ज्यादा टाइम कहाँ लगेगा? आप बी ए सी को ट्रेवल करने में जो टाइम लिया जाएगा, बी ए सी को ट्रेवल करने में, बी ए सी तक जाने में, बी से सी तक ए के थ्रू जाने में जो लिया गया टाइम है, वो सी से पी के थ्रू बी पर जाने में जो लिया गया टाइम है उससे ज्यादा होगा, है या नहीं? तो यहाँ ज्यादा समय लगेगा, यानी यहाँ पर ज्यादा समय लग रहा है सैटेलाइट को और फिर यहाँ कम समय लग रहा है। क्लियर है? तो सन की पोजीशन पर काफी डिपेंड करता है। ये बात आपको यहाँ पर बहुत एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि अपोजी और पेरिजी इन पर काफी इंपॉर्टेंट करता है, निर्भर करता है कि जो सैटेलाइट है वो कितना समय लेगा किस डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की 8.2। एग्जाम्पल 8.2 में क्या कह रहा है? 3 इक्वल मासेज हैं जिनके मास स्मॉल m है। 3 इक्वल मासेज हैं जिनके मास स्मॉल m किलोग्राम है। ये दीजिए 3 इक्वल मासेज m किलोग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको। 3 इक्वल मासेज ऑफ m स्मॉल m किलोग्राम ईच आर फिक्स्ड एट वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जो मैंने तरीका बता रखा है, डायग्राम बना लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये लीजिए, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और इन पर 3 मासेज यहाँ इनके वर्टिसेज पर रखे हुए हैं, 1 2 और ये तीसरा मास, ठीक है। और तीनों का मास का वैल्यू स्मॉल m है, स्मॉल m। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं A, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं B और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं C। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी ये डिस्टेंस AB बराबर है BC के और बराबर है CA, यानी तीनों आर्म इस ट्राइंगल की सेम है, ठीक है। ए पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास 2m प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। अब देखिए सबसे पहले तो सेंट्रॉइड क्या होगा? यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये, और यहां से ये ड्रॉ किया, और यहां से ये ड्रॉ किया। ये तीनों जिस जगह इंटरसेक्ट करते हैं वो कहलाता है सेंट्रॉइड। ये क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को इन्होंने जी से रिप्रेजेंट किया है, तो ये हो गया पॉइंट जी। क्या हो गया? ये जी पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहां पर रखा हुआ है मास 2m। क्या रखा हुआ है? मास 2m। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है, इस पर कितना
फोर्स लगेगा, ये पहली बात तो ये पता करनी है। दूसरी बात, व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट वर्टेक्स ए, यदि ये वाला जो मास है इसको डबल कर दिया जाए तो ये फोर्स, इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। और ये ए जी वी जी सी जी, ए जी, ये ए जी और ये वी जी और ये सी जी, ए जी वी जी सी जी, ये 1 मीटर डिस्टेंस है, ये आपको गिवन है। तो देखिए पार्ट ए को करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए की बात करेंगे। तो पार्ट ए की बात करने के लिए देखो, ये तो हो गया आपका वाई एक्सिस, ये तो हो गया वाई एक्सिस, और यहां से यदि मैं ड्रॉ करूं तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, क्योंकि यहां पर निकालना है ना आपको, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस है तो डेफिनेटली ये वाला जो एंगल है 60 होगा, ये वाला एंगल टोटल 60 होगा और ये वाला एंगल भी 60 होगा। ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल 60 और ये टोटल एंगल भी 60 होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा, जो मैं ग्रीन पेन से बना देता हूं, ये वाला जो एंगल होगा बेटा, ये वाला जो एंगल होगा, कौन सा एंगल, ये वाला जो एंगल होगा, 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 ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। यानी 30 डिग्री कितना होगा, 30 डिग्री। देखिए हाँ मैंने गलत बता दिया, ये 120 होगा बेटा, 120, ये भी 120 और ये भी 120, 360 होता है ना टोटल। तो ये 120, ये 120 और ये 120, तो यहां तक हो गया 60, यहां से यहां तक 60 हो गया। तो ये आधा एंगल कितना हुआ, 30। समझ में आया आपको भाई। ये यहां से इस सेंट्रोइड, इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो ये एंगल है ये 120, ठीक है। ये वाला एंगल 120 है और ये वाला जो एंगल है ये भी 120 है टोटल, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ये भी 120 है। अब देखिए ये इस डायरेक्शन के साथ चाहिए हमें एंगल, तो देखिए ये एक लाइन आ रही है और ये एक लाइन है, यानी दोनों के बीच में कितना एंगल होगा भाई, ये मिडिल पोर्शन को ही तो बाइसेक्ट करेगी, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी ये वाली लाइन। तो ये 60 इधर वाला होगा और 60 इधर वाला, फिर ये बाइसेक्ट कर रहा है एक्सिस, तो ये 30 हो गया। कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इस पर लगने वाला हमें फोर्स चाहिए, तो ए के कारण निकाल लें फोर्स, बी के कारण हम इस पर निकाल लें, सी के कारण इस पर निकाल लें और तीनों को ऐड कर दें तो हमें फोर्स पता लग जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं निकालता हूं सेंट्रॉइड पर जो मास है 2m, इस पर ए के कारण जो मास है m, इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, एफ जी ए। यानी एक मास तो 2m ले लिया और एक m ले लिया और डिस्टेंस कितना हो गया 1 मीटर, ये दे ही रखा है 1 मीटर। तो देखिए क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कैपिटल G, m1 मतलब 2m और m2 मतलब m और अपॉन r होता है या नहीं, r कितना हो गया 1 हो गया, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। r स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, ये स्क्वायर कर दो चलो, ठीक है। अब ये जो फोर्स लगेगा, इस पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा ये किस डायरेक्शन में लगेगा भाई, इस पर जो फोर्स लगेगा ये इसके अलोंग लगेगा, ये ऐसे लगेगा, ठीक है। यानी प्लस जे कैप लगेगा, वाई डायरेक्शन में लगेगा ना, प्लस जे कैप, इस तरीके से। चलिए ठीक है, अब निकालता हूं मैं एफ जी बी निकालते हैं, एफ जी बी यानी इसके कारण इस पर फोर्स निकालते हैं। तो देखिए G और एक मास सेंटर वाला तो हो गया 2m और ये मास हो गया m अपॉन 1 स्क्वायर हो जाएगा नहीं। अब ये वाला जो एक्सिस है, ये इसका डायरेक्शन क्या होगा ये पता करना पड़ेगा। अब ये पता करने के लिए देखिए ये वाला डायरेक्शन पता करना है, तो ये इधर तो हो गया I, इधर कौन हो गया I और इधर कौन हो गया J, ठीक है। I और J के बीच का है ये, तो I भी आएगा और J भी आएगा, है या नहीं। अब देखिए जरा, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल क्या है 30 डिग्री है और ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपको पता करना है और ये है I, तो इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट तो I का हो गया I cos 30, हुआ या नहीं, I cos 30 हुआ,
आई कॉस 30 हुआ। अब ये इस तरफ है तो इस नेगेटिव वाला लेना पड़ेगा, ये नेगेटिव साइड की तरफ है ना, तो माइनस आई कैप कॉस 30 हो जाएगा। माइनस क्यों आया बेटा, देखिए इधर तो पॉजिटिव और इधर इधर की बात हो रही है, इस मास इधर है ना ये, इसलिए इधर के लिए माइनस आई कैप लेंगे, तो माइनस आई कैप कॉस 30 हो गया। और क्या होगा, अब देखिए जे कैप इधर है, जे कैप इधर है और इससे नीचे है ये मास, तो नीचे की तरफ लेंगे तो माइनस जे कैप आएगा, तो माइनस जे कैप माइनस जे कैप, और ये कितना हो जाएगा माइनस जे कैप। इस जे कैप का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए और ये 30 है, इधर कॉस है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा साइन 30, साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, ये कंपोनेंट आ गया, यानी इस फोर्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई कैप कॉस 30 माइनस जे कैप साइन 30। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए इसके कारण निकाल लिया, अब इसके कारण निकालते हैं, सी जी, ठीक है ना, या एफ जी सी कुछ भी लिख दीजिए। तो ऊपर तो सेम रहेगा भाई, 2m सेंटर पर है और वर्टिस पर है m और डिस्टेंस 1 स्क्वायर है। अब यहाँ कंपोनेंट देखें, अब देखिए इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, इस डायरेक्शन में तो देखिए 30 डिग्री एंगल ही लेंगे, क्योंकि ये प्लस एक्स है तो ये माइनस एक्स हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये माइनस एक्स मतलब माइनस आई कैप हो जाएगा, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री है और ये भी कितना है 30 डिग्री है, तो इसके साथ भी एंगल 30 डिग्री आ गया। तो लेकिन ये मास इधर है, पॉजिटिव साइड की तरफ है, तो आई कैप कॉस 30 क्या होगा, आई कैप ये वाला जो डायरेक्शन होगा इसमें आई कैप कॉस 30, ये तो प्लस हो गया, और क्या होगा, और देखिए जे कैप का क्या होगा, अब ये देखिए ये जे इधर है और ये नीचे है ना, इसके इसके नीचे और नीचे लेते हैं माइनस, तो माइनस जे कैप साइन 30। ठीक है या नहीं, तो आई कैप कॉस 30 माइनस जे कैप साइन 30, ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब टोटल फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल फोर्स निकालें तो तीनों को सम कर दें, एफ जी ए प्लस एफ जी बी प्लस एफ जी सी, ये टोटल फोर्स आ जाएगा एफ जी सी। अब रख दो वैल्यूज, तो देखिए 1 1 1 को रखने की जरूरत नहीं है, और ये है जी 2m यानी 2gm स्क्वायर हो जाएगा, 2gm स्क्वायर जे कैप, ये तो एफ जी ए हो गया भाई, 2gm स्क्वायर जे कैप हो गया, और एफ जी भी कितना हुआ 2gm स्क्वायर 2gm स्क्वायर और ब्रैकेट में आई कैप कॉस 30 माइनस जे कैप साइन 30, ये जी एफ जी भी हो गया। एफ जी सी कितना है प्लस 2gm स्क्वायर आई कैप कॉस 30 माइनस जे कैप साइन 30। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा देखिए जरा, 2gm 2gm स्क्वायर 2gm स्क्वायर 2gm स्क्वायर तो कॉमन ले लो, चलो कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा प्लस जे कैप और यहाँ बचेगा माइनस आई कैप कॉस 30, है या नहीं, और यहाँ बचेगा माइनस जे कैप साइन 30। ठीक है, और यहाँ बचेगा प्लस आई कैप कॉस 30 और यहाँ बचेगा माइनस जे कैप साइन 30, ये वैल्यूज बचेंगी। अब देखिए जरा इसमें, अब देखिए तो कितना आ जाएगा, ये देखो जरा, आई कैप कॉस 30 आई कैप कॉस 30 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये हो गया 2gm स्क्वायर और ये जे कैप है, और ये देखिए 1/2 होता है 1/2, तो ये माइनस जे कैप ही आ जाएगा ना, हाफ जे कैप यहाँ आएगा, ये 1/2 है और ये भी 1/2 है, तो माइनस हाफ जे कैप यहाँ आएगा माइनस हाफ जे कैप यहाँ आएगा, तो ये जे कैप माइनस जे कैप हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ गया 0। यानी जो टोटल फोर्स इस पर लगेगा, सेंट्रॉइड पर जो मास रखा हुआ है 2m, इस पर जो टोटल फोर्स लगेगा वो 0 हो जाएगा, है या नहीं। अब यदि आप केस बी की बात करते हैं कि यदि ए पर रखे हुए मास को डबल कर देते हैं 2m कर देते हैं, ए पर रखे हुए मास को डबल कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, केवल केवल यही तो चेंज आएगा, यहाँ पर 2m आएगा,
आएगा या नहीं, और बाकी ये दोनों एज इट इज रहेंगे। तो केवल यहां पर 2m आएगा तो ये 2j कैप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2j कैप हो जाएगा। बोलिए भाई, बी पार्ट में केवल ये एम को ही तो 2m करना है, बाकी तो एज इट इज रहेंगे। ये तो एम है और एम ही रहेंगे। तो यदि मैं बी पार्ट में यदि आपको बताना चाहूं, बी पार्ट में देखिए एफ जी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी। जी, एक मास तो सेंट्रॉइड पर रखा है 2m होगा, और दूसरा भी कह रहा है कि उसको डबल कर दिया जाए तो ये हो जाएगा, और नीचे 1 स्क्वायर जे कैप ये आ जाएगा एफ जी ए। यानी ये कितना आ गया, 4m स्क्वायर जी इंटू जे कैप ये आ गया। और जो बाकी फोर्सेज हैं एफ जी बी, वो तो वही रहेगा, कितना रहेगा, 2m स्क्वायर जी और माइनस आई कैप कॉस 30 माइनस जे कैप साइन 30, इतना ही रहेगा ना। और एफ जी सी भी उतना ही रहेगा, 2m स्क्वायर कैपिटल जी तो बाहर है ही, और आई कैप कॉस 30 और माइनस जे कैप साइन 30, इतना आ जाएगा, है या नहीं। ठीक है, अब टोटल फोर्स जो आएगा वो बराबर इन तीनों को सम के बराबर आएगा, जी ए प्लस एफ जी बी प्लस एफ जी सी। तो डबल कर दिया तो केवल एक में ही तो चेंज आया, 4m स्क्वायर जी, ये 4 हो गया, 2 था पहले, और आई कैप प्लस 2m स्क्वायर जी माइनस आई कैप कॉस 30 और माइनस जे कैप साइन 30, ठीक है, प्लस 2m स्क्वायर कैपिटल जी आई कैप कॉस 30 और माइनस जे कैप साइन 30, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, ये कॉमन आ रहा है जी, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 2 है या नहीं, ये जे कैप है बेटा, ये जे कैप है। तो ये 2j कैप बचा यहाँ, और यहाँ बच गया माइनस, ये देखिए इससे ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, इसको तो कैंसिल कर दो, और जे कैप अपॉन 2 ये आया और जे कैप अपॉन 2 ये आया, तो माइनस जे कैप आएगा, माइनस जे कैप आएगा ना, ठीक है। अब ये 1 बच जाएगा, 1 जे कैप बचेगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, इतना आएगा। ये टोटल फोर्स लगेगा। यानी जब इसको डबल कर देते हो आप मास को, इस मास को डबल कर देते हो तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बाकी बचे हुए जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।